इस अध्याय का पहला प्रश्नावली 3.1 इस प्रश्नावलियों में आपको मैं जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, अगर उस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे एक बार तो दोबारा घातांक के प्रश्न को बनाते समय कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन जैसा बता रहा हूँ वैसे ही सीखने का प्रयास करना है। देखो, घातांक का जितना नियम पढ़ाया हूँ ना, तो आपके पास जहाँ भी कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहले उस प्रश्न को देखकर आपको ये खोजने का प्रयास करना है कि इस प्रश्न में उन घातांक के नियम में से कौन सा नियम को लगाकर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलो अब प्रश्न में उसी चीज़ को सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न दिया है 1/2 की घात ऋण 5। 1/2 है और पूरी की घात कितना है, ऋण 5। देखो, 1/2 पूरी की घात ऋण 5, इसका मतलब है कि ऊपर अंश जो 1 है उसकी घात भी ऋण 5 है और नीचे जो 2 है उसकी घात भी कितना है, ऋण 5 है। तो 1 की घात ऋण 5 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1 की घात में कुछ भी हो उसका मान 1 ही रहेगा। 1 की घात 100 भी बोलूँगा तो भी 1 ही रहेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है आपका। फ़र्क तो पड़ता है इससे, नीचे वाले से। ये 2 की घात कितना है, ऋण 5। और आपके पास जो फॉर्मूला है या घातांक का जो नियम है, इस नियम में एक चीज़ पढ़े हो, और जब भी घात में ऋणात्मक संख्या आएगा, जैसे इस 2 की घात में ऋण 5 आया है, तो आप आगे सवाल को तब तक हल नहीं कर पाओगे जब तक कि इस ऋणात्मक घातांक को जब धनात्मक ना बना लो। तो इसे बनाने के लिए आप ये वाला घातांक का नियम पढ़े हो कि अगर 1/1 की घात ऋण m है तो इसे लिखा जाता है 1 की घात m। तो यहाँ भी 1/1 की घात ऋण m जैसा दिख रहा है आपको, तो इसे उस नियम के सहायता से आप 2 की घात 5 लिख सकते हो। ये 1/1 में था और ये डायरेक्ट है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे घात ऋणात्मक संख्या था और यहाँ पर घात धनात्मक हो गया है। समझ गए? 2 की घात 5 कहने का मतलब कि 2 का 5 बार गुणा है। अब 2 का जब 5 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 32। तीसरा नंबर में जो प्रश्न है वो उससे थोड़ा अलग है। इसमें देखो, ऊपर आपको प्रश्न दिख रहा है 6 की घात 7, कितना लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, 2 की घात 3 और 3 की घात 7। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई प्रश्न आएगा मतलब ये समझ जाना कि उसमें घातांक का कोई ना कोई नियम का उपयोग होकर वो आगे हल होगा। अब आपको बस उस नियम को लगाने के लिए उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना है। जैसे यहाँ दिख रहा है 2 गुणा 3, दिख रहा है नीचे में 2 गुणा 3, और ये 2 गुणा 3 कितना होता है, 2 गुणा 3 होता कितना है, बोलो 6, और वही 6 ऊपर में दिख रहा है। तो आपको ये समझ जाना है कि ऊपर में जो 6 दिख रहा है उसको भी हमें 2 गुणा 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि घातांक के गुणा और भाग वाले नियमों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, आधार समान होता है तभी हम गुणा का नियम भी लगा पाते हैं और भाग का नियम भी। आधार समान हो और गुणा के रूप में हो तो घातें जुड़ जाती है, और अगर आधार समान है और वो आपस में भाग के रूप में है तो घातें घट जाती है। तो यहाँ पर हमें बटे के रूप में दिया है, इसका मतलब इतना तो समझ आ गया कि ये संख्या भाग वाले सूत्र से बनेगा, और भाग वाला सूत्र तब लगता है जब आधार समान होता है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 और ऊपर कितना है, 6। तो अभी दोनों जगह ऊपर नीचे आधार समान तो नहीं है। तो ये 2 गुणा 3 को देख के समझ जाना है कि इसको भी 2 गुणा 3 में बदलना है 6 को, और 6 को आप लिख सकते हो कितना, 2 गुणा 3, और इस पूरे की घात में जैसा प्रश्न में दिया है 7 वो लिख दोगे। उसके बाद आपके पास ये वाला नियम भी आप पढ़े हो, अगर अंदर में 2 संख्या है a गुणा b और पूरे की घात में अगर m है तो इसे a की घात भी m पढ़ा जाता है गुणा b की घात m। तो इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पे हुआ है। तो इसे लिख सकते हो आप 2 की घात 7 और इसे लिख सकते हो 3 की घात 7। अब मैं क्या किया हूँ, 2 वाले पद को एक साथ बटे के रूप में रखा हूँ और 3 वाले पद को एक साथ बटे के रूप में रखा हूँ, क्योंकि वो आपस में एक साथ बटे में है। तो अलग अलग भी उसे इस प्रकार रख सकते हो। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर आपके पास ये नियम लगेगा घातांक में, भाग का, और भाग का नियम में जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो 2 की घात 7 है, नीचे में 2 की घात 3 है, तो इसे हम जब इस घातांक के नियम से हल करेंगे तो 2 की घात 7 ऋण 3 होगा,
और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 की घात 7 ऋण 7, 2 7 ऋण 3, इसका मतलब कितना, 2 की घात 4 बन जाएगा ये, और 3 की घात 7 ऋण 7 बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, वो कितना हो जाएगा, 0। ये 7 में से 7 घट के कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे पता है कि अगर किसी भी संख्या में घात 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो इसका मान तो 1 हो गया, इसलिए इसको नीचे लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुणा में 1 है तो उसका मतलब वो संख्या उतना ही आएगा। जैसे किसी भी संख्या में जब आप 1 का गुणा करो तो आपके पास वही संख्या मिलता है, इसलिए 1 नीचे नहीं लिखा हूँ, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख भी दो, आपको पता रहेगा कि ये 3 की घात 0 कहाँ गया। अब ये 2 की घात जो 4 है, इसका मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16 इसका आंसर। दोनों प्रश्नों में क्या समझ आया आपको कि प्रश्न जो भी दिया रहेगा आपको सबसे पहले उस प्रश्नों को इस प्रकार से सरल करना है ताकि उसमें कोई ना कोई घातांक का नियम लग सके। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखो तो पूरा घातांक का सवाल आपसे आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न देखने के बाद आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये बटे में है, भाग के रूप में है, अंश और हर में है, तो भाग का नियम लगाना है। लेकिन भाग का नियम कब लगता है, जब आधार बराबर होता है। ऐसा a की घात m बटे a की घात n, तो यहाँ पे आधार बराबर करने के लिए यदि यहाँ से पहचान में आ जाएगा, ये 2 गुणा 3 है और ऊपर एक 6 दिया है, तो इस 6 को भी ऐसे ही 2 गुणा 3 में बदलना है, तब आगे ये भाग के नियम से हल होगा। चलो नोट डाउन करो। एक प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि ऋण 3 की घात 4 है, उसके बाद गुणा के रूप में लिखा है 5 बटे 3 पूरे की घात कितना, 4। अब जो आपके बनाने का जो भी मेथड है उसका पहला सिद्धांत क्या है कि आपको इसमें घातांक का नियम लगाना है। और आपको दिख रहा है ये गुणा के रूप में है और इधर ये भाग के रूप में है, तो या तो गुणा का चिन्ह नियम लगेगा घातांक का, या तो भाग का नियम लगेगा घातांक का। तो सबसे पहले ये ऋण 3 की घात में अगर 4 है तो इस ऋण को इस कोष्टक से जब मैं बाहर लेके आऊँगा तो चूंकि 3 की घात भी 4 था और इस ऋण चिन्ह की घात में भी कितना है, 4, इसका मतलब इस ऋण चिन्ह का 4 बार गुणा है, या कहें तो इस ऋण को हम ऋण 1 के रूप में 4 उसके घात में लिख सकते हैं, या सीधा आप समझोगे तो इस ऋण की घात भी 4 है। इसका मतलब ये ऋण जब 4 बार गुणा होगा तब वो कोष्टक से बाहर निकलेगा। अब सोचो कि ऋण का अगर 4 बार गुणा करते हैं तो वो क्या मिलता है, पहला बार ऋण गुणा ऋण करोगे तो क्या मिलेगा, धन, एक बार और ऋण गुणा ऋण करोगे तो धन, तो धन और धन का गुणा धन से धन ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का 4 बार गुणा करें तो वो धनात्मक हो जाता है। इसलिए अब इस ऋण का काम खत्म, अब ये ऋण यहाँ से गायब, अब ऋण के बारे में नहीं सोचना है। अब सीधा आपके पास बच गया 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 4। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जो आप घातांक का नियम पढ़े हो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आधार समान होना चाहिए। तो देखो ये पास 3 है और नीचे यहाँ पर 3 है, तो ये वाला 3 की घात 4 को बटे में इसके 3 की घात 4 को लिखते हैं, यहाँ वाले को इधर ला के, है ना, क्योंकि ऐसे करने पर ये दोनों आधार समान हैं और बटे के रूप में है, तो अब हम यहाँ पे भाग का नियम लगा सकते हैं। इसके बाद क्या बच गया है आगे, और 5 की घात 4। यहाँ पर जब आप भाग का नियम लगाओगे तो 3 की घात 4 ऋण 4 हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 3 की घात 4 ऋण 4, ठीक। और जब 4 में 4 घटता है तो 3 की घात कितना मिल जाएगा, 0। यहाँ पे एक स्टेप आप और लिख सकते हो चाहो तो, इधर यहाँ पे लिखना ये वाला, इस जगह पर यहाँ 3 की घात 4 ऋण 4 और बगल में 5 की घात 4, और यहाँ पर उसका सूत्र लिखना a की घात m बटे में a की घात n, a की घात m ऋण n से। जब भी आप किसी नियम का उपयोग करते हो प्रश्नों में तो उसको बगल में लिखना होता है, उसमें एक नंबर छुपा रहता है, आधा नंबर।
अगर आप सूत्र नहीं लिखते हो तो आपके कॉपी चेक करने वाले जो भी टीचर हैं वो आपके नंबर काट सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की घात 0 है मतलब 1 है, और 5 की घात 4 मतलब क्या होता है कि 5 का कितने बार गुणा है, 4 बार। तो 5 का गुणा करो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, पंचे 125, और उसका 5 बार गुणा करोगे तो 625। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तो बन ही जाएगा, आपको सीखना है नियमों को लगाना वहाँ पे। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है कि ऊपर में जो भी पद हैं और नीचे में जो पद हैं, ये इसमें या तो गुणा का नियम लगेगा और हल होगा, या तो भाग का नियम, क्योंकि कुछ संख्याएं गुणा के रूप में दिया है और आपस में अंश बटे हर है मतलब भाग के रूप में है। तो आपको इसमें नियम को लगाने के लिए बस ये देखना है क्या आधार समान है या नहीं। तो देखो नीचे क्या दिख रहा है, 4। अरे प्रश्नों को समझना कैसे है ताकि वो आसानी से हल हो, पहले तो मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। नीचे 4 दिख रहा है और ऊपर कितना दिख रहा है, 16। क्या 16 को 4 के रूप में लिखा जा सकता है? कैसे? 4 गुणा 4 पहले, ये हो गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर ऊपर भी अगर 4 आ गया और नीचे भी 4 आ गया तो हम इस घातांक के भाग वाला नियम से इसको आगे और हल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे कितना दिख रहा है, 8। तो आगे चलकर हमको इस 8 को भी ऐसे बदलना पड़ेगा ताकि हम उसमें घातांक का नियम लगा सकें। बस हमेशा दिमाग में वही चलना चाहिए कि कैसे घातांक का नियम लगाएं और आगे हल करें। तो संख्याओं को एक दूसरे में बदलना आपको यहाँ पे पड़ेगा, तब ये हल होगा। चलो जो दिख रहा है वहीं से स्टार्ट कर दो, आपको सोचते नहीं रहना है कि पहले क्या करूं, जहां से आपको जो समझ आ रहा है करते चलो, आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे। चलो पहले जो बोले आप वही करते हैं। 16 को लिख देते हैं हम 4 की घात कितना लिखूं, 2। उसके बाद t की घात ऋण 3। एक सवाल को एक से अधिक विधि से बना सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही बनाओगे, ये ज़रूरी नहीं है। बस ध्यान में इतना रखना है कि नियमों का सही प्रयोग करना है, फिर आपका आंसर सही ही आएगा। यहाँ पर है 4 की घात कितना, ऋण 3, और यहाँ पर है 8, और ये t की घात ऋण 6। चलो देखो ये हाँ 8 के बाद गुणा है, नहीं भी लिखा हूँ इसका मतलब गुणा ही है। 4 की घात 2 है और नीचे 4 की घात ऋण 3 है। अब दोनों जगह आधार बराबर है तो क्या इसे भाग के नियम से हल कर सकते हैं? कौन सा नियम लगाएंगे, a की घात m बटे में a की घात n, तो ये होता है a की घात m ऋण n। तो 4 को तो हल कर लेंगे। 4 की घात में देखो क्या आ रहा है, ये है 2, ऊपर क्या लिखा है 2, और घटाते हैं ना तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाऊंगा, और नीचे की घात कितना है ऋण 3, तो इस ऋण 3 को लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे 2 ऋण और कोष्टक में ऋण 3, ठीक। उसके बाद और जो बच गया है उसको आगे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक और है, ये t है, t कितना दिख रहा है, ये ऊपर भी t है और नीचे भी t है, इसमें भी आधार समान है, वही भाग का नियम वहाँ भी लग जाएगा। तो t को लिख देता हूँ, t की घात इधर है ऋण 3 ऊपर, और चूँकि घटाना रहता है घातों को, बीच में ऋण का चिन्ह और नीचे का घात को लिखूंगा तो ये हो जाएगा ऋण 6। अब क्या बचा, केवल 8, और वो भी इसे गुणा के रूप में लिखोगे तो वो हमेशा हर में रहेगा, क्योंकि वहाँ हर में है नीचे, अंश में मत ले जाना 8 को, ये 1/8 लिखोगे क्योंकि ये नीचे हर में था। अब आगे इन्हीं को और हल करते हैं। 4 की घात ये 2 है, ऋण का कोष्टक के अंदर गुणा करोगे तो ऋण गुणा ऋण कितना मिलेगा, धन। इसका मतलब ये बन गया है 4 की घात 2 धन 3 गुणा t की घात ये ऋण 3 है, ऋण 3 है ना, और इसके आगे ये ऋण और ऋण का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, धन। तो इसका मतलब क्या आया, ऋण 3 धन 6, और यहाँ पर एक और संख्या है 1/8। कैसे भी हल करो, इससे अलग भी हल करूँगा तब भी आंसर यही चाहेगा। अगर मैं इसको और उससे दूसरे तरीके से भी वहाँ पे सरल करने का प्रयास करूँगा, लेकिन आंसर वही आएगा, बस नियम सही लगाना है। 4 की घात कितना है, 2 धन 3, मतलब जोड़ने पर कितना आएगा 5।
4 की घात 5 गुणा ये t की घात ऋण 3 धन 6, तो घात में कितना मिलेगा? ऋण 3 धन 6 परिणामी रूप से घटेगा क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक, तो 3 और 6 परिणामी रूप से घटकर आपको 3 मिलेगा। चूंकि धनात्मक संख्या बड़ा है इसलिए चिन्ह उसी का लगेगा, तो t की घात ये बन गया 3 और यहाँ पे 1/8 और है। अब इसके आगे हल करना है, तो देखो अब फिर से प्रश्नों को समझना कैसे है ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ कितना दिख रहा है? 8। इन दोनों को आधार को, चूंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, भाग के रूप में, दोनों जगह आधार को समान करना है। तो बताओ इसको और इसको किस संख्या में लिख सकते हैं? सोच के देखो, क्या 8 को मैं 4 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। 4 की घात 2 कर दूंगा तो सीधा सीधा 16 हो जाएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड। ये 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे ना जब आप, तो ये 2 गुणा 2 बनता है। 8 का लिखोगे तो ये बनता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसा अगर आपको नहीं समझ आता तो आपके लिए एकदम सरल तरीका है, सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालो, जैसा आप पहले सीखते थे ना भाग दे दे के। तो अब आपको पता चल रहा है कि इस 4 को 2 का 2 बार गुणा कहा जा सकता है, और 8 में कितना है 2 का 3 बार गुणा। इसका मतलब है कि ये 2 की घात 2 है और ये 2 की घात 3। अब आपको दिख गया होगा कि ये भी 2 के रूप में बदल गया और ये भी 2, मतलब 4 को हम 2 के रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 और 8 को 2 के रूप में लिखेंगे 2 की घात 3। तो अब देखो इसको मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 की घात 2 और इसके पूरे की घात में है 5, ये t की घात 3 है, ठीक है। और इधर 1 बटे इस 8 को मैं 2 की घात 3 लिख रहा हूँ। अब इतना करने पर आपके पास क्या समझ आ गया? अब अंश और हर में दोनों जगह आधार समान हो गया है, 2 और 2 समान है ना संख्या में। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 दूनी 10 और इधर है 2 की घात 3 और साथ में t की घात 3 है। इस 2 की घात 3 को इस 2 की घात इसके नीचे लिखा हूँ ताकि ये दोनों आपको सूत्र के रूप में अब दिखाई देगा। भाग का सूत्र a की घात m बटे में a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो चलो अब घटाओ, 2 की घात 10 और नीचे में 2 की घात 3 है, अतः ये 2 की घात 10 ऋण 3 होगा भाग वाले सूत्र से, और ये t की घात 3। 10 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? तो ये बन जाएगा 2 की घात 7 गुणा t की घात 3। तो 2 की घात 7, 2 का कितना बार गुणा है? 7 बार। तो 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और एक बार और 2, साथ में t की घात 3 भी है। तो चलो गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी 128। इसका मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आया है 128 गुणा t की घात 3 है, मतलब 128 t की घात 3, ये आपका आंसर है। चलो नोट डाउन करो। प्रश्न आपके पास दिख रहा है x की घात a पूरे की घात 1 बटे पूरे की घात में कितना लिखा है? a धन b। x की घात a बटे x की घात b पूरे की घात में a धन b गुणा x की घात b बटे में x की घात c पूरे की घात में b धन c गुणा x की घात c बटे x की घात a पूरे की घात में c धन a बराबर 1। आपको 1 सिद्ध करना है, आपको हल करना है आपके लेफ्ट हैंड साइड से, बायां पक्ष इधर वाला, इसको लेकर हल करना है। तो चलो हल करते हैं। डायरेक्ट घातांक के नियम को लगाना है और ये 4 लाइन में 1 सिद्ध हो जाएगा। देखो सबसे पहले दिख रहा है x की घात a बटे में x की घात b, दोनों जगह आधार समान है, x ऊपर में भी नीचे में भी x भाग के रूप में है, तो भाग का नियम लगेगा घातांक का। तो इसे लिखेंगे सबसे पहले x की घात a ऋण b, इसको लिख सकता हूँ x की घात a ऋण b, ऊपर भी x की घात, ऊपर भी x है नीचे भी x है और दोनों भाग के रूप में है। तो जब भाग
के रूप में रहते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। अभी पूरे की घात में क्या लिखा है, a धन b गुणा दूसरा, उसको क्या लिख सकता हूँ, x की घात b ऋण c। ये b है ऊपर और नीचे c है, भाग है आपस में, भाग के रूप में लिखा है और आधार समान है तो घातें घट जाएगा। तो ये हो जाएगा x की घात b ऋण c और पूरे की घात में b धन c। इसके बाद आगे इसको क्या लिख सकता हूँ, x की घात c ऋण, बोलो c ऋण a। इसको लिख सकते हैं x की घात c ऋण a और पूरे की घात में c धन a। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नियम लिखना कि आपने ये किस नियम से किया है। तो ये है आपका a की घात m बटे में a की घात अगर n होता है तो इसे a की घात m ऋण n लिखा जाता है। ये नियम का उपयोग आप इस स्टेप में किए हो। आगे इसके आगे जब हल करेंगे, आपको पता है घात के ऊपर अगर घात लगा रहता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो इसे घातों का आपस में गुणा करके लिखेंगे तो ये होगा x की घात a ऋण b गुणा a धन b। इसको लिखेंगे x की घात b ऋण c गुणा b धन c। आगे वाला को लिखेंगे x की घात c ऋण a गुणा c धन a। ये तीनों पद को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कौन से नियम से ऐसा लिखे हैं, a की घात m और पूरे की घात अगर n हो तो इसे लिखा जाता है a की घात mn। घात के ऊपर घात तो घातों का आपस में गुणा। अब ये जो ऊपर में आपके घात दिख रहे हैं, पहले लिखा है a ऋण b गुणा a धन b, फिर आगे लिखा है b ऋण c गुणा b धन c, फिर आगे क्या लिखा है c ऋण a गुणा c धन a। वो बीजगणित का वाला सूत्र याद आया, a ऋण b गुणा a धन b को हम लिखते हैं a की घात 2 ऋण b की घात 2 या a का वर्ग ऋण b का वर्ग जिसको पढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे x की घात में a की घात 2 ऋण b की घात 2 या x की घात लिख सकते a का वर्ग ऋण b का वर्ग। उसे क्या लिखेंगे, x की घात b का वर्ग ऋण c का वर्ग, और उसको क्या लिखेंगे, x की घात c का वर्ग ऋण a का वर्ग। तो इसको लिखते चलते हैं, b का वर्ग ऋण c का वर्ग, और इधर आगे वाला लिखेंगे x की घात c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब इसमें जो आप सूत्र लगाए हो उस सूत्र को भी बगल में लिखना है। आपने सूत्र उपयोग किया है a ऋण b गुणा a धन b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सूत्र से आपने इसे हल किया है। अब नीचे जो दिख रहा है, इधर ध्यान दो, सबसे नीचे में जो आपको दिख रहा है सब x x x तीनों गुणा के रूप में है। तो आपको पता है कि गुणा करते हैं उस समय अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बस इसको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ से लिखते हैं इसे अगर, तो x की घात में अब ये सब आपस में जुड़ के लिखाएगा। सबसे पहले a का वर्ग ऋण b का वर्ग, फिर धन ये आएगा b का वर्ग ऋण c का वर्ग, फिर से धन ये हो जाएगा c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब जो घातें ऊपर लिखा हुआ हूँ, इन घातों को ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक धनात्मक संख्या के साथ एक ऋणात्मक संख्या है। ये a का वर्ग ऋण a का वर्ग के साथ घट के शून्य हो जाएगा, ये b का वर्ग इधर b के वर्ग के साथ, और ये c का वर्ग इस c के वर्ग के साथ। इसका मतलब आपके पास x की घात में अब शून्य बचा है। और आप जानते हो कि a की पावर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1, अर्थात ये 1। इस प्रकार यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया। चलो, ये है आपका सबसे आसान सवाल और जो 5-6 नंबर में हर बार पूछता है। इसको नोट करो और इसके बाद वाला सवाल को भी ट्राई करना घर में।